नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में 8वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 8वें चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 7वें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आधे अंक का होगा। एक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1.5 अंक का होगा। और यहां से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/म्यू0 का मान है। इनमें से म्यू0 की वैल्यू किसके इक्वल है? तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि म्यू0 की जो वैल्यू होती है म्यू0/4 पाई की, ये होती है 10⁻⁷ इकाई। तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा म्यू0 = 4 पाई × 10⁻⁷। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 9 × 10⁹। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 2 के अंदर हम समीकरण 1 का भाग लगा देंगे। समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से 2 के अंदर यदि हम 1 का भाग लगा दे तो 1/म्यू0 आ जाएगा हमारे पास में। देखिए क्या आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समीकरण 2 के अंदर हम भाग लगा रहे तो 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ अपॉन समीकरण 1 की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ और -7 ऊपर जाएगा तो प्लस में 7। तो ये हमारे पास में आ चुका है 9 × 10⁻16। ये है 1/में म्यू0 के बराबर। इसका यहाँ पर हम अंडरूड कर देंगे तो 1/√एप्सिलॉन0 म्यू0 बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸, जो कि मीटर पर सेकंड में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू0 IC प्लस म्यू0 डी फाई ई बाई डी टी समीकरण दर्शाता है। ये जो समीकरण है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो विद्यार्थियों, ये एम्पियर मैक्सवेल नियम को बताता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, एम्पियर मैक्सवेल जो नियम है उसका जो गणितीय रूप है वो हमें क्या कहता है कि किसी बंद वक्र के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं के म्यू0 गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कुल धारा है वो 2 धाराओं के योग के रूप में होती है। इसको हम IC प्लस ID के रूप में लिख सकते हैं। IC यहाँ पर चालन धारा है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है, और ID यहाँ पर विस्थापन धारा है
जो कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से, या हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है, जिसे हम ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी या A एप्सिलॉन नॉट DE बाई dt से भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट IC प्लस A एप्सिलॉन नॉट DE बाई डी टी। क्लियर? तो ऑप्शन डी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट पर मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र हैं उनको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक मान है, जो कि E वेक्टर बराबर EM साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जेके से लिखा जा रहा है। यदि कोई तरंग है वो एक्स एक्सिस दिशा में संचरित होती तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और उसी के सापेक्ष जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम B वेक्टर इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के केप से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है, EM बराबर 6 वोल्ट पर मीटर। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा है, BM की वैल्यू पूछी है। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि EM और BM का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, C के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा BM इक्वल टू EM अपॉन में C। तो यहाँ से EM की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 6। C की वैल्यू हम जानते हैं 3 गुणा 10 की घात 8, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 टेस्ला। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। देखिए विद्यार्थी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, और इसे हम ध्रुवण के जरिए समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी प्रकृति होती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, और इसे ध्रुवण के द्वारा समझा जा सकता है। थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए समझेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर ये एक एक्स एक्सिस है जो कि तरंग संचरण की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। वाई एक्सिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है और जेड एक्सिस दिशा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? अब जो विद्युत क्षेत्र के कंपन है वो अक्ष वाई तल में है। अक्ष वाई तल के अंदर विद्युत क्षेत्र कंपन करता है। ये विद्युत क्षेत्र के मान है, हमने ये इस तरीके से दिखाए हैं। इसी प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो अक्ष जेड तल के अंदर कंपन हो रहे हैं। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यदि कंपन होते हैं तो उन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनमें विद्युत ऊर्जा को UE से और चुंबकीय ऊर्जा को UV से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्यार्थी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि UE और UV दोनों बराबर होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि देखिए विद्युत ऊर्जा घनत्व को हम UE से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर होता है। यदि हम इसको
ई के स्थान पर हम बी इंटू सी भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह हमने बी इंटू सी रखा तो बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर की जगह हम 1/एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। तो ये बराबर में आ गया हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, जो कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के इक्वल होता है। आप इसी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को भी विद्युत ऊर्जा घनत्व के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास में है बी, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, जो कि बी की जगह हम ई बाई सी पुट कर सकते हैं। देन यहाँ से हमारे पास म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक रिलेशन यहाँ पर हम यूज में ले रहे हैं, सी स्क्वायर बराबर हम पुट कर रहे हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। तो विद्यार्थियों, विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है वो हमें कहता है कि निम्न विकिरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो इनमें से कौन सी तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि दो तरीके से समझते हैं। पहले तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये जो हमने इनको व्यवस्थित किया है, लैम्ब्डा के बढ़ते क्रम में हमने इनको व्यवस्थित किया है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इनको हमने व्यवस्थित किया है। ओके, इसके अलावा हमारे पास में दृश्य प्रकाश के कुछ घटक भी इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखे हैं। तो हम दृश्य प्रकाश को भी देख लेते हैं। जो दृश्य प्रकाश है वो 7 प्रकार के रंगों से मिलकर बनता है। उसके अंदर जो क्रम है वो भी आप देख लीजिए। क्रम होता है VIBGYOR। ये जो V है वो वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है, बैंगनी रंग को बताता है। उसके बाद में आप देखेंगे जामुनी, जामुनी, बी यहाँ पर ब्लू नीला, जी यहाँ पर ग्रीन हरा, वाई यहाँ पर येलो पीला, और ओ यहाँ पर ऑरेंज जिसको हम नारंगी कहते हैं, और आर यहाँ पर है रेड जिसको हम लाल कह रहे हैं। ये 7 रंग होते हैं और इनमें भी यदि आप ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता ही जाएगा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 3800 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो हम इन विकिरणों को देख लेते हैं, अक्स किरणें और गामा किरणें। अक्स और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्यों से ज्यादा तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। यहाँ पर ये क्लियर होगी। तो इन दोनों में से सही होगा, नीले में से और लाल में से। या तो नीला सही होगा या लाल सही होगा। अब भी हम इनमें से नीले और लाल में से देखने के लिए हम दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को देखते हैं। तो इसमें लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय दोलनों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा दोनों ही मौजूद होती है। और अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, उसमें विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों बराबर सम्मिलित योगदान देते हैं। तो विद्युतीय ऊर्जा भी इसमें रहती है, चुंबकीय ऊर्जा भी इसमें रहती है, ए व बी दोनों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि लैम्बडा वी, लैम्बडा अक्स एवं लैम्बडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, अक्स किरणों और सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य है, तब क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं
वो 7 तरंगे होती है, और इनमें गामा तरंगों से हम रेडियो तरंगों की ओर चलें तो लेमड़ा का मान बढ़ता जाएगा। लेमड़ा का मान बढ़ता जाएगा। लेमड़ा के बढ़ते क्रम में यदि हम ऊपर से नीचे यदि इस टेबल के अंदर चलें तो लेमड़ा हमारा बढ़ता ही जाएगा। लेमड़ा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें 3 तरंगे दे रखी है, एक तो दृश्य, अक्स और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म तरंग हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अक्स किरण दे रखी है, और यहाँ पर एक दृश्य प्रकाश दे रखा है। इनमें से लेमड़ा किसका ज्यादा होगा? सूक्ष्म तरंग का ज्यादा होगा। और सूक्ष्म तरंग के लिए इसकी वैल्यू तो लेमड़ा एम सन से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए या सी में से सही होगा। फिर उसके बाद में है दृश्य तरंग का सबसे ज्यादा होगा, तो लेमड़ा वी विजिबल, तो विजिबल रेज, तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि निर्वात में विद्युत चुंबक के तरंग की चाल सी है तो के पराविद्युतांक एवं म्यू आर अपेक्षिक चुंबकशीलता वाले माध्यम में इसकी चाल क्या होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, निर्वात के अंदर हम विद्युत चुंबक के तरंगों की चाल जानते हैं। निर्वात में C बराबर होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट, ये हम जानते हैं। विद्यार्थियों, हम ये भी जानते हैं कि जो माध्यम की यदि हम बात करें तो माध्यम की जो चुंबकशीलता है वो म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर, और माध्यम की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट के। देन यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा हमें माध्यम में। माध्यम में प्रकाश की जो चाल है उसको हम v से लिख रहे हैं, जो कि 1/में म्यू एप्सिलॉन के बराबर होगी, जो कि 1/√में म्यू के स्थान पर हम म्यू नॉट म्यू आर पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट √में म्यू आर के लिख सकते हैं। क्लियर। जिससे हम 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के रूट को हम सी से पुट कर देंगे, तो C/में √में म्यू आर के आ जाएगा हमारे पास में। म्यू आर के हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि मुक्त आकाश में संचरित लैम्बडा तरंग धैर्य की किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत चुंबकीय घनत्व होता है। तो औसत चुंबकीय घनत्व क्या होगा वो हमें यहाँ पर पूछा है। तो विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व U 20 से लिखा जाता है, जो कि 1/2 बी स्क्वेयर अपॉन में म्यू नॉट होता है। क्लियर। ये हमारे पास में इनका औसत मान होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि सतह पर आपतित कुल विद्युत चुंबक की ऊर्जा U है तब कुल प्राप्त संवेग संपूर्ण अवशोषण के लिए होगा। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि संपूर्ण अवशोषण के लिए, संपूर्ण अवशोषण के लिए जो संवेग है उसको हम U/में में C से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि सतह क्या हो? पूर्ण परावर्तक हो। सतह क्या हो? पूर्णतः परावर्तक हो। पूर्णतः परावर्तक हो तब हम संवेग को 2U/C से रिप्रेजेंट
करेंगे। तो पूर्ण अवशोषण के लिए U/C ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिए, अक्स तरंगे, गामा तरंगे, अवरक्त तरंगे, ये सब कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये जो अल्फा किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश तरंगे y दिशा में संचरित हो रही है। यदि किसी क्षण पर संगत ई वेक्टर सदिश x एक्सिस के अनुदिश है, तो इस क्षण पर बी वेक्टर सदिश की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, इसको क्लियर कर ले में, जो विद्युत क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा है ये है y की दिशा में, यह है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, ये तरंग इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र है वो x एक्सिस दिशा के अंदर है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर होगा। विद्यार्थियों, इनको तीनों को आप थोड़ा सा क्लियर कर ले में, समझ ले में कि यदि हमारे पास में इस तरीके से, इनको आप समझें, इस तरीके से यदि हो कि ये यदि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये यदि z एक्सिस है, तो तरंग इधर संचरित हो रही है x एक्सिस दिशा में, इधर चुंबकीय क्षेत्र हो जाए, सॉरी, इधर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र y एक्सिस की ओर और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा z एक्सिस की ओर। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसको हम थोड़ा सा मोड़ दें, इसको थोड़ा सा हम घुमा दें। किस तरीके से घुमा रहे हैं कि हमें ये कहा गया है कि इस डायरेक्शन में y एक्सिस है, इस डायरेक्शन में क्या है, y एक्सिस, और y तो इस डायरेक्शन में होगा z और इस डायरेक्शन में हो जाएगा x। इस डायरेक्शन में यदि y एक्सिस डायरेक्शन में तरंग संचरित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र यदि विद्युत क्षेत्र इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओजोन मंडल अवशोषित करती, तो ओजोन मंडल के द्वारा जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती है उनको अवशोषित कर लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपित विद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं एक ही दिशा में, लेकिन इनके बीच कलांतर 90 डिग्री का होता है। ये गलत है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर देखें कि एक ही दिशा में तथा समान कला में इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, हालांकि एक समान कला में होते हैं। फिर देखिए, परस्पर लंबवत दिशा में तथा समान कला में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक दूसरे के लंबवत होंगे और एक समान कला में होंगे। चौथा भी देख लीजिए कि परस्पर लंबवत दिशा में, ये सही है, लेकिन कलांतर यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया, जबकि कलांतर इनके बीच में 0 डिग्री का होता। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो परिवर्ती जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है और इसी के कारण से ही एम्पियर मैक्सवेल के नियम का निर्माण होता है। विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट यहीं से बाहर निकलता है। तो विस्थापन धारा है, इसे हम अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मतलब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण से जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर? इसे हम विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली धारा भी कह सकते हैं, तो ये विस्थापन धारा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति को सिद्ध किया? तो सर्वप्रथम हर्ट्ज के द्वारा किया गया। तो ये वैसे तो बाकी के जो वैज्ञानिक है इन्होंने भी
विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया, बट सर्वप्रथम हर्ट्ज के द्वारा बताया गया। क्लियर? जो जेसी बोस है, जगदीश चंद्र बसु है, इन्होंने सूक्ष्म तरंगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, जबकि मार्कोनी ने रेडियो तरंगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, अधिक तरंग धैर्य वाली तरंगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, तो 0 डिग्री का कलांतर होता है, दोनों एक समान कला में होते हैं, हालांकि एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। तो प्रयोगशाला के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो विद्यार्थियों, ये जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती है, इनसे प्रयोगशाला में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कुछ लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों, लघुतरात्मक प्रश्न एक पूछा जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग वाला भी पूछा जाता है, और तो एक छोटा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उनको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है। तो उस तरंग को हम सूक्ष्म तरंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म तरंगों की व्युत्पत्ति करने वाला उपकरण का नाम लिखिए, तो वो है निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सूक्ष्म तरंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था कि ओजोन जो परत है वो पराबैंगनी हानिकारक विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, क्योंकि जो पराबैंगनी विकिरणें होती है इनसे कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है, तो ओजोन परत द्वारा ये अवशोषित कर ली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रिमोट द्वारा नियंत्रण उपकरणों में प्रयुक्त होती है। तो रिमोट के अंदर प्रयुक्त होने वाली जो विकिरणें हैं वो होती है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न हो कि इनकी उत्पत्ति ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉनों को धातु पर टकराने से उत्पन्न होती है, तो उन तरंगों को हम अक्स तरंगें कहते हैं। उन तरंगों को अक्स तरंगें कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में कि संचार उपग्रह में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य प्रास रखने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम बताइए। तो ये दृश्य तरंगें होती है जिनकी तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये इतनी होगी, बट आमतौर पर 3800 एंगस्ट्रॉम 4000 की जगह कितना लेकर चलते हैं? 3800, और 7000 की जगह हम लेते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो मैंने उसी टाइप से ही दिया है, सिमिलर दिया है। इसको यदि आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 4000 जो एंगस्ट्रॉम है उसको आप 400 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। 7000 एंगस्ट्रॉम को आप 700 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दृश्य तरंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अदृश्य लेखन के लिए प्रयुक्त तरंग। कि अदृश्य लेखन के लिए कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग अच्छे से याद कर लेने हैं।
इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती, ये भी आपको याद कर लेना है कि छोटा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। टूटी हड्डियों का पता लगाने में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है? तो आप इनका प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में देखते भी हैं कि जो अक्स तरंगे हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, तो अक्स तरंगों का जिनमें उपयोग होता है। किसी क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने हेतु भी हम अक्स तरंग का ही प्रयोग करते हैं। कौन सी तरंग का प्रयोग करेंगे? अक्स किरणों का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपको नाभिकीय संरचना की अध्ययन करने में, देखिए यहाँ पर क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करने में तो अक्स तरंग का उपयोग होता है, लेकिन यदि ये आ जाए कि नाभिकीय संरचना का उपयोग, नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, संरचना ज्ञात करने में कौन सी तरंग का उपयोग होता है, तो वो है गामा किरणें, गामा तरंगे। इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है सिमिलर टाइप का, आणविक संरचना का अध्ययन करने के लिए कौन सी विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो आणविक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, इनके अभिलक्षण यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या है। कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है, और उस प्रकाश के वेग को हम 1/, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हम जिसे पुट कर सकते हैं। अगला जो गुण है वो है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे में ई वेक्टर और बी वेक्टर का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो ई वेक्टर अपॉन बी वेक्टर या ई एम बाई बी एम ये बराबर होता है प्रकाश के वेग सी के। क्लियर? अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास में ये है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ये हमने कई क्वेश्चंस में देख लिया था, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी। वैसे तो हमने ये सारी प्रॉपर्टी ही कहीं ना कहीं अलग अलग क्वेश्चन में देख ली थी, बट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि मैक्सवेल समीकरणें लिखिए। आपको सीधी मैक्सवेल समीकरणें पूछी जा सकती है कि मैक्सवेल समीकरणें लिखिए। तो विद्यार्थी मैक्सवेल समीकरण में पहली जो मैक्सवेल समीकरण दी गई थी वो गाउस के नियम द्वारा दी गई थी। विद्युत स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो गाउस का नियम है उसके आधार पर उन्होंने मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रथम समीकरण दी थी। इसी प्रकार से जो दूसरा जो समीकरण है वो चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम है वहां से इन्होंने प्राप्त की कि बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0। तीसरी है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम से ली गई है कि किसी कुंडली या परिपथ में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और जो चौथी समीकरण है वो एम्पियर मैक्सवेल के नियम से ली गई है, और ये नियम ये कहता है कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं के म्यू नॉट गुणा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में थी कुछ मैक्सवेल समीकरणें। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा किसे कहा जाता है, विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए विस्थापन धारा हम किसे कहेंगे, विस्थापन धारा की डेफिनेशन क्या है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो धारा प्रवाहित होती है उसी को ही हम विस्थापन धारा कहते हैं। देखिए डायग्राम के जरिए देखेंगे कि ये हमारे पास में एक संधारित्र है और इस संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो है ए,
और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। क्लियर। इन प्लेटों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, जिससे एक प्लेट के ऊपर धनात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस में सिग्मा, तो दूसरी के ऊपर ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से जो हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स की बात करें तो फाई ई बराबर होता है E इंटू ए, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में E का मान है। ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी समीकरण 2। समीकरण 2 को हम यदि टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे तो डी फाई अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास में, जहां से हम डी क्यू बाई डी टी बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, और डी क्यू बाई डी टी को हम विस्थापन धारा आई डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में विस्थापन धारा का सूत्र आ जाएगा, व्यंजक आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या और भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो यदि आपको चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो हैं, केवल आपको व्हाट्सअप करना है 9460239358। व्हाट्सअप करेंगे, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। हमारी एप्लीकेशन से आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखी है, जिसका नाम है BCS एकेडमी। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।